हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, जो आप लोगों के सेकंड चैप्टर का ही एक पार्ट है, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें बताया गया है कि हमारी स्टेट के पास कुछ गाइडलाइंस हैं जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें प्रोवाइड करी हैं। ठीक है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कौन से पार्ट में इंसर्टेड हैं, जैसे कि आप लोग को पता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स हैं टोटल। चलिए आप बताओगे मुझे, ठीक है, कितने पार्ट्स हैं टोटल। सेक्शन में मुझे लिख के बताओ कमेंट सेक्शन में, या फिर ऐसे मैसेज करके बता सकते हो। तो पार्ट फोर्थ जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डील करता है आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के साथ। और आर्टिकल 51 जो है उसमें ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो इंसर्ट करे गए हैं, उसमें मतलब डाले गए हैं। उसके बाद ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये बताते हैं कि इसमें कुछ गाइडलाइंसेस होती हैं जो प्रॉपरली स्टेट्स को गाइड करती हैं हाउ टू बिहेव। कुछ चीज़ों के लिए उनको ऑर्डर्स भी देती हैं कि आपको इतने टाइम में ये आपका टारगेट है, इसे फुलफ़िल कीजिए। चाहे वो सोशल टारगेट भी हो सकता है, इकोनॉमी बेसिस भी हो सकता है, डेवलपमेंट बेसिस भी हो सकता है, और लोगों के वेलफेयर के लिए भी हो सकता है। ये सारी डायरेक्शंस जो हैं वो प्रॉपरली हमारी मतलब स्टेट के द्वारा प्रोवाइड करी जाती हैं। देन उसके बाद यहाँ पे बताया गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं वो नॉन जस्टिफिएबल होती हैं। दैट मीन्स ये किसी भी कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं होती हैं, इनको अमेंड नहीं करा जा सकता है। और ये जो हमारे फंडामेंटल्स हैं उनको गवर्न करती हैं स्टेट के द्वारा। और सबसे बड़ी बात ये कि ये हमारे आइडियल्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को स्मूथली रन करने में उसकी हेल्प करते हैं। और इनका मेन मोटिव क्या है, इनका मेन एम क्या है कि सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो इंडिया की, तभी ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ जो स्टेट पॉलिसी जो है उनको मतलब इस्टेब्लिश किया गया है। क्लासिफिकेशन क्या है इनकी, किस तरह से ये मतलब क्लासीफाई किए गए हैं। दे और द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर classified into three subcategories. First is liberal and democratic principle, second one is Gandhian principle, and third one is socialist principles. ठीक है, तो अभी हम लोग इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लिबरल और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल जो है वो हमारा कौन से आर्टिकल से लेके कौन से आर्टिकल तक डील करता है, आर्टिकल 44 से लेके 51 तक के जो आर्टिकल्स हैं उनके साथ डील करता है। तो इसमें बात करी जाती है कि किस तरह से डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को इस्टेब्लिश करा जाए, किस तरह से लोगों को एक लिबरल इकोनॉमी जो है वो प्रोवाइड करी जाए। सबसे पहले यहाँ पे बात करी जाती है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सल सिविल कोड। दैट मीन्स कि हर एक पर्सन, हर एक मतलब सिटीज़न जो है कंट्री का, उसको एक सिविल कोड प्रोवाइड होना चाहिए। मतलब जिसको हम लोग प्रॉपरली बोलें तो एक आइडेंटिटी प्रोवाइड होनी चाहिए जो कि एट द वर्ल्ड लेवल या एट द नेशनल लेवल जो है वो सिमिलर ही होनी चाहिए। वो कौन से आर्टिकल के साथ डील करती है, आर्टिकल 44 के साथ डील करती है। ठीक है, और अगर आप लोग ट्रिक याद करना चाहते हो तो आप लोग इसको लर्न कर सकते हो, UCC 44। ठीक है, उसके बाद ये जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है उसमें बताया गया है कि लिबरल और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल में सेकंड पॉइंट जो आता है वो उसमें क्या प्रोवाइड करा जाता है, प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स। दैट मीन्स आर्टिकल 45 जो है वो ये डील करता है कि हर एक चिल्ड्रन जिसकी एज 14 ईयर से कम है उनको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड कराना बहुत ज़रूरी है। इट्स कंपल्सरी, ये कंपल्सरी है, ये स्टेट गवर्नमेंट ही कंडक्ट करेगी कि किस तरह से उनको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करी जाए। आर्टिकल 50 जो है वो डील करता है कि एग्जीक्यूटिव जो है उसको जुडिशरी से अलग रखा जाए। मतलब प्राइम मिनिस्टर्स जो भी मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर हो या फिर प्रेसिडेंट हो, वो किसी भी तरह की मतलब इंटरफेरेंस नहीं करेंगे जुडिशरी की वर्किंग में। मतलब जजेस के वर्किंग में या फिर कोर्ट्स की वर्किंग में बिल्कुल भी वो इंटरफेरेंस नहीं देंगी। आर्टिकल 50 इसके साथ डील करता है।
आर्टिकल 51 जो है उसमें ये बताया गया है कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करना है, उसको और बढ़ावा देना है और उसको मेंटेन करना है कि ताकि हम लोग एक अच्छे रिलेशंस जो हैं बाकी वाले नेशंस के साथ मेंटेन कर सकें। ये था आपका लिबरल और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। नेक्स्ट है आप लोगों का गांधीयन प्रिंसिपल। अब ये जो गांधीयन प्रिंसिपल है उसमें क्या बताया जाता है, इसमें कुछ गांधीयन आइडियल्स दिए गए हैं जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये डील करता है आपका आर्टिकल 40, 43, 47, 48, ठीक है, इन्हीं के साथ डील करता है ये। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है गांधीयन प्रिंसिपल का, उनका मेन मोटिव क्या था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, कि हर एक विलेज ऐसा हो जहाँ पर पंचायत जो है वो होना ज़रूरी है। आर्टिकल 40 के आधार पर, मतलब कि हर एक, मतलब लोअर लेवल का जो एक ये एडमिनिस्ट्रेशन होता है जिसको हम लोग पंचायत्स कहते हैं, वो होना ज़रूरी है विलेज लेवल पे, ताकि जो भी विलेज लेवल की, लोकल लेवल की जो भी डिमांड्स होंगी, जो भी कन्फ्लिक्ट्स होंगे, उनको लोकल लेवल पे ही क्या कर दिया जाए, उनको उधर ही मैनेज कर दिया जाए, रिजॉल्व कर दिया जाए। सेकेंड आइडियल जो है गांधीयन प्रिंसिपल का, वो क्या है, प्रमोशन ऑफ खादी एंड कॉटेज इंडस्ट्री, मतलब खादी को प्रमोट किया जाए और कॉटेज इंडस्ट्री को भी प्रमोट किया जाए अंडर आर्टिकल 43। और उनने एक और आइडियल की बात करी है यहाँ पर, उसका मतलब है कि जितने भी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स हैं, लाइक ड्रग्स हैं, या जिनसे हमारी हेल्थ को नुकसान हो सकता है, उनके ऊपर पूरी तरह से रोक लगानी होगी, ताकि जितनी भी यूथ्स हैं वो इन इन जो भी इन ड्रग्स से एडिक्टेड हो चुके हैं वो इनसे दूर रह सके, जिससे हमारा नेशन जो है वो प्रॉपरली एक सिक्योर्ड नेशन बन सके। ये कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 47 में। एंड द नेक्स्ट वन इज प्रोहिबिशन ऑफ स्लैटर ऑफ मिल्क्ड एनिमल एंड ड्राफ्ट कैटल। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरी तरह से रोक लगानी है कि किसी भी तरह से एनिमल को मारा ना जाए और एनिमल्स को प्रॉपरली उनकी टेक केयर की जाए। जैसे अगर आप लोगों को पता होगा, काउस को पहले पहले क्या अभी भी मतलब कई जगह पर देखा जाए तो उनको मतलब काट दिया जाता है। इवन हम लोगों ने हिस्ट्री में भी पढ़ा था कि एनिमल्स को अननेसेसरली मारा जाता था। वो अपनी मतलब उनकी मौत नहीं होती थी, वो उनको खुद से मार दिया जाता था ताकि वो उनके स्किन से कुछ प्रोडक्ट्स को बनाया जा सके, चाहे जैसे कन्वेयर बेल्ट्स हो गए, लेदर की थिंग्स होंगी, उनको बनाया जाए। तो गांधी जी का ये मानना था कि इस तरह से बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और उसके बाद ये कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 48 में, तो एक और 48 में उन्होंने एक और आइडियल डाला हुआ है जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री इन मॉडर्न लाइन्स। उनका कहना था कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाएं, ऐसे ग्रुप्स बनाए जाएं जो एग्रीकल्चर को इन्हांस करें, एनिमल हस्बेंड्री को भी प्रमोट करें मॉडर्न लाइन्स के बेसिस पे। मतलब पहले जो बेसिस थे वो तो चले गए कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करनी है तो मतलब एक वो पेयर ऑफ ऑक्स होने चाहिए, तभी उनको वो हल वगैरह जोत के तो इस तरह से किया जाएगा। आज के टाइम पर प्रॉपरली मॉडर्न लाइन्स, कोई हार्वेस्टिंग करने के लिए फार्मर्स ज़्यादा से ज़्यादा उनको